नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। देखिए हम जो है बात करेंगे अभी क्लास 11th को लेके। अध्याय नंबर अपना 3 रहता है। अच्छा आगे बढ़ गया क्या? चलिए, अध्याय नंबर अपना 3 है। कक्षा 11वीं की बात कर रहे हैं। पुस्तक का नाम जो रहेगा वो रहेगा आरोह भाग 1। आरोह भाग 1 का जो अपना पद्य खंड है यानी कविता वाला जो पार्ट है उसका ये चैप्टर नंबर 3 रहता है। यानी पाठ की संख्या तो आपकी रहेगी 13 वाली, लेकिन जो पद्य खंड वाला है उसमें पाठ नंबर जो रहेगा वो 3 रहेगा। और इसके लेखक जो रहेंगे वो रहेंगे राम नरेश त्रिपाठी, ठीक है। और अपनी कविता जो रहेगी वो रहेगी पथिक। सबसे पहले हम बात करेंगे राम नरेश त्रिपाठी जी जो हैं उनके जीवन परिचय को लेके। उसके बाद में हम जो है बात करने वाले हैं पथिक जो अपनी कविता है उसको सरल शब्दों में उसकी जो है व्याख्यापन करेंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कवि परिचय से कि राम नरेश त्रिपाठी जो है उनका जन्म 1881 ईस्वी को एक जगह का नाम है कोयरीपुर जगह है, और ज़िला जो रहता है वो रहता है जौनपुर, और उत्तर प्रदेश में ये स्थान माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे मैं बात करूं तो ये छायावाद पूर्व की जो खड़ी बोली है उसके महत्वपूर्ण ये कवि माने जाते हैं। और आरंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद में स्वाध्याय से इन्होंने जो है घर पे ही रहकर जो पढ़ाई की उसके माध्यम से इन्होंने हिंदी सीखी, अंग्रेज़ी सीखी, बांग्ला है, उर्दू है, इन सब भाषाओं का जो ज्ञान है वो इन्होंने अच्छे ढंग से जो है यहाँ पर प्राप्त किया। घर पे रह के प्राप्त किया भाई, कहीं पे कोई विद्यालय में वो नहीं गए हैं, कहीं अन्य स्थान पे वो नहीं गए हैं। और उन्होंने जो है उस समय के जो कवि थे उनका उस समय के कवियों का प्रिय विषय रहा था समाज सुधार का। उस विषय को इन्होंने बदलने का प्रयास किया है, उस विषय से कुछ हटके करने का इन्होंने प्रयास किया, और उसके स्थान पर इन्होंने रोमांटिक जो प्रेम है उस पर इन्होंने कविताएं लिखने का काम किया है, ठीक है। ये थोड़ा सा आज नया थोड़ा जगह पे अपना जो है ये काम हो रहा है, ठीक है। और थोड़ा आवाज़ भी गूंज रहा होगा, उसका कारण है कि ये जो कमरा है वो फ़िलहाल खाली है, तो इसके कारण ये थोड़ा गूंज रहा है। व्यवस्था करेंगे, अच्छी व्यवस्था करेंगे, ठीक है। चलिए तो आगे मैं बात करूं, समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से कि उनकी कविताओं में आपको देश प्रेम की भावना मिलेगी, व्यक्तिक प्रेम, दोनों आपको जो है चरम सीमा पर देखने को मिलेंगे। कविता के अलावा इन्होंने जो है नाटक है, उपन्यास है, आलोचना है, संस्मरण है, आदि जो अनेक विधाएं हैं उनमें इन्होंने अपनी कलम चलाई है, आदि में इन्होंने लेखन कार्य किया है। और प्रमुख रचनाओं को लेकर मैं बात करूं तो पहली जो रहती है, दिख नहीं रहा होगा, ये थोड़ा सा अलग कलर में हो गया, मिलन रचना इनकी रहती है, मैं लिख देता हूँ एक एक। दूसरी जो है वो रहती है पथिक वाली, थर्ड वाली जो है वो है स्वपन, और अगली जो रहती है वो है मानसी। ये 4 रचनाएं आपको इसमें याद करनी है क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं। आगे मैं बात करूँ तो कविता कौमुदी में इन्होंने जो है हिंदी है, उर्दू है, बांग्ला है, संस्कृत है आदि के ऊपर जो है लोकप्रिय कविताओं का संकलन इनके काव्य में आपको मिल जाता है। और इन्होंने कई वर्षों तक जो बानर बानर एक पत्रिका है, पत्रिका का नाम है बानर पत्रिका के संपादन कार्य से भी वे जुड़े रहे हैं। इनका निधन जो है सन 1962 ईस्वी को हो जाता है। ये रहता है अपने राम नरेश त्रिपाठी का जन्म और कृतियों से संबंधित जो भी जानकारी थी वो मैंने सारी आपको यहाँ पर बताई है, ठीक है। चलिए अब मैं बात करूँगा इनकी कविता को लेके कि कविता में जो है क्या क्या है, अपने क्या बताया गया है। देखिए इसमें सबसे पहले मैं बात करूं कि प्रतिक्षण हर क्षण नूतन यानी नया, वेश यानी वेश बनाकर रंग बिरंगा निराला। तो देखिए कवि कहते हैं कि पथिक सागर के किनारे खड़ा हुआ है और वह सूर्योदय को देख रहा है, यानी राहगीर को संबोधित करते हुए ये पथिक नामक जो कविता है वो लिखी गई है। इसमें बताया है कि एक पथिक जो है वो समुद्र के किनारे खड़ा है और वह सूर्योदय का दृश्य देख रहा है। सूर्योदय में देख रहा है, क्या देख रहा है कि आकाश में देखो क्या होता है। अच्छा आगे वाला बताया कि रवि के सम्मुख थिरक रही है, सूर्य के, रवि कहते हैं सूर्य को, थिरकना यानी थिरकना होता है ना। नभ में वारिद माला, वारिद कहते हैं बादल को, नभ यानी आकाश, माला यानी मालाएं। तो देखिए आकाश में जो है बादलों में, आकाश के जो बादल हैं उनको देखकर कवि को ऐसा लग रहा है जैसे बादलों का समूह जो है, देखो वारिद माला का मतलब बादलों का समूह जो है वो हर समय हर क्षण क्या कर रहा है, एक नया वेश बनाकर रंग बिरंगे और निराले रूप में सूर्य के सामने नाच रहे हैं, थिरक रहे हैं। एक नया वेश धारण करके वे क्या कर रहे हैं, सूर्य के सामने नाच रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे मैं बात करूं कि
नीचे नील समुद्र मनोहर ऊपर नील गगन। तो देखिए वो नीचे क्या है, मनोहारी नीला सागर लहरा रहा है। आकाश के नीचे क्या है, मनोहारी नीला सागर जो है वो लहरा रहा है और ऊपर उसके क्या है, नीला आकाश है। चलिए आगे बात करें कि घन पर बैठे बीच में विचरूं, विचरूं यानी विचरण करूं, यही चाहता मन है। तो देखिए कवि कहते हैं कि ऐसा दृश्य को देखकर मेरा मन चाहता है, मेरे मन में इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। कौन सी होती हैं, कि मैं भी बादलों पर बैठकर धरती और आकाश के बीच में विचरण करूं। भाई बादलों पर बैठकर विचरण करने की बात कवि यहाँ पर कहता है, पति को संबोधित करते हुए कवि कहता है। आगे कवि क्या कहता है कि रत्नाकर गर्जन करता है, मलयालीन बहता है। मलय पर्वत से निकलने वाली हवा को मलयलीन बहता है कहा है। कि आगे कवि कहता है कि मेरे सामने खड़ा सागर, मेरे सामने जो समुद्र है वो भयंकर गर्जना कर रहा है और मलय पर्वत से निकलकर बहने वाली हवा मंद गति से मेरे शरीर का स्पर्श कर रही है, वो मंद मंद गति से बह रही है। चलिए आगे देखिएगा कि हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। तो देखिए क्या कहता है, आगे कहता है कि पथिक अपने प्रिय से कहता है कि हे प्रिय, इन्हें देखकर मेरे हृदय में हमेशा जो है, मेरा हृदय जो है हमेशा के लिए उत्साह से भरा रहता है और इस विशाल विस्तृत हिमामय रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठी फिरूं जी भर के। और मेरा ये जी चाहता है, मेरा ये मन चाहता है कि मैं इस विशाल विस्तृत और महान जो समुद्र रूपी घर है इसके कोने कोने में जाऊं और इसकी लहरों में बैठकर जी भरकर इसमें घूमने का मेरा मन हो रहा है, जी भरकर विचरण करने का मेरा मन हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। फिर भी आपकी कोई समस्या वगैरह रहती है तो आप बेझिझक मुझे जो है कमेंट कीजिएगा, आपको कमेंट का जो जवाब है वो तुरंत ही मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आपका कोई सवाल वगैरह हो, वीडियो अगर पसंद आता तो लाइक ज़रूर करना है। चलिए आगे मैं बात करूँ, नेक्स्ट पद देखिएगा कि निकल रहा है जल्द ही तल पर दिनकर। दिनकर सूर्य को कहते हैं, दिन को करने वाला। बिंब अधूरा है, बिंब अधूरा, अधूरा बिंब देखो क्या होता है, जब भी आपको कोई बात कही जाती है और उसका एक चित्र आपके दिमाग में जब सेट हो जाता है तो वो कहलाती है बिंब शैली। ठीक है, कमला कंचन के कंचन मंदिर, कंचन रूपी मंदिर, रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। का मानव कांत कंगुरा है। तो देखिए पति की क्या कहता है यहाँ पर कि देखो सामने सागर तल पर निकलते हुए सूर्य की अधूरी परती छाया जो है वो उभर रही है। जल्दी कहा है, समुद्र को कहा है कि आगे देखो समुद्र तल पर क्या हो रहा है, निकलते हुए सूर्य की जो अधूरी जो प्रतिछाया है वो उभर रही है। अधूरी जो अधूरा जो उसका बिंब है वो नज़र आ रहा है और इसके इस रूप को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये लक्ष्मी के सुनहरे मंदिर का चमकता हुआ क्या है, कंगूरा है। कांत यानी सुंदर, सुंदर, और कंगूरा यानी कंगूरा जो मंदिर की जो ऊपरी चोटी होती है उसको कहा जाता है कंगूरा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी। और इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मानो लक्ष्मी की सवारी को इस पुण्य भूमि पर लाने के लिए क्या हो रहा है, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। तो रत्नाकर किसको कहा है, समुद्र को कहा है कि सागर रूपी देवता ने बहुत ही सुंदर सोने के मार्ग का निर्माण जो है वो किया है ताकि लक्ष्मी की सवारी जो है वो इस धरती तक आ सके, इस भूमि तक आ सके। तो ये काम किसने किया है, ये काम किया है सागर रूपी देवता ने, समुद्र रूपी देवता ने। रूपक अलंकार का प्रयोग इसमें बहुत बढ़िया ढंग से किया गया है। चलिए मैं आगे बात करूँ कि निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है। तो देखिए तो ये यहाँ पे सॉरी रामनरेश त्रिपाठी जी क्या कहते हैं कि आगे पति के कहता है, क्या कहता है कि देखो सामने सागर निडर, सागर निर्भय होकर, निडर होकर, स्थिर और गंभीर भाव से पूरित होकर क्या कर रहा है, गरज रहा है, गर्जना कर रहा है। और देखिए लहरों पर लहरों का आना सुंदर, अति सुंदर है। और वायु के प्रवाह से एक लहर के पीछे जब दूसरी लहर आती है तो उसका जो क्रम है वो देखने लायक है, वो बड़ा मनोरम है, वो बड़ा सुंदर है, देखने में ही बड़ा आनंद आता है। और आगे क्या भी कहता है कि कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी। तो पति कहता है अपने प्रिय को संबोधित करते हुए कह रहा है कि हे प्रिय, हे प्रिय में देखिए यहाँ पे दोनों लाइनों का मैं साथ में ले लेता हूँ कि अनुभव करो हृदय से है अनुराग भरी कल्याणी। तो हे प्रेममयी कल्याणी, अब तुम इस संसार के सौंदर्य को अपने हृदय में अनुभव करने का प्रयास करो और बताओ क्या इस संसार से बढ़कर, इस संसार में इससे बढ़कर क्या कोई सुख मिल सकता है, क्या कोई सुख है ऐसा जो इससे बढ़कर है। बिल्कुल नहीं है, हमने भी ऐसा दृश्य नहीं देखा है। तो इस दृश्य को आपको जो है समुद्र के किनारे आप देख सकते हैं। चलिए पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। अगले पद को लेकर हम बात करते हैं कि जब गंभीरतम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है, जब गंभीरतम यानी अंधेरा, अर्ध निशा, निशा अर्धरात्रि में
जग यानी संसार को ढक लेता है। तो कवि कहता है कि जब अर्धरात्रि में अंधेरा चारों ओर घनघोर रूप से छा जाता है, पूरा अंधकार ही अंधकार चारों ओर छा जाता है, यानी संसार को पूरी तरह से वो जब ढक लेता है तो अंतरिक्ष की छत पर तारों को चिटक देता है। ऐसी स्थिति में ये अंधेरा जो है ना वो आकाश की छत पर, आकाश की जो छत है उस पर जगमग करते हुए तारों को छिटका देता है, जगमग करते हुए तारों को बिखेर देता है इस आकाश में। और स्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, और तब इस संसार का जो स्वामी है, जो सूर्य है, वो यानी मुस्कुराते हुए मुख से धीरे धीरे आता है, यानी धीरे धीरे जो है वो सुबह का आरंभ हो जाता है। तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गा रहा है, और आकाश गंगा के किनारे पर खड़ा होकर मन भावन गीत वो गा रहा है, और उससे भी विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहंस देता है। और इस सूर्य के आगमन से आकाश में चंद्रमा भी उस पर मुग्ध होकर जो है वो हंसने लगता है, और वृक्ष विधि विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है, और वृक्ष की तरह के पत्तों और फूलों से अपने शरीर को सजा करके वो खड़ा हो जाता है। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा होगा। पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुग्ध चहक उठते हैं, और इस सौंदर्य को देखकर पक्षी भी अपनी खुशी को संभाल नहीं पाते हैं, वो भी इतनी ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं कि प्रसन्न होकर वो चहकने लगते हैं, जो है वो गाना गाने लगते हैं। फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं, और फूल भी सूर्योदय के समय सुख की सांस का अनुभव करते हैं, क्योंकि अंधेरे के बाद में जब सूर्योदय होता है तो बड़ा आनंद का वो समय जो है वो होता है, और आनंदित होकर वो महकने लगते हैं। चलिए समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई समस्या हो तो बेझिझक आप कमेंट कीजिएगा। वीडियो हमारा पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करना है, दोस्तों के साथ में इसको शेयर भी करना है। हमारे यहाँ मैं बता दूं कि हमारे यहाँ अभी जो है हिंदी का 9 से 12वीं तक का जो सिलेबस है वो करवाया जा रहा है। इसके अलावा अपने हिंदी की फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, हिंदी का फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है वो भी करवाया जा रहा है। और सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड जो दोनों में जो समान टॉपिक्स हैं वो आपको यहाँ पर करवाए जाएंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं अगले पद को लेके कि वन उपवन गिरी शानो कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं। तो देखिए कवि यहाँ पर कहता है कि प्रकृति में चल रही प्रेम लीला को देखकर मेघ भी प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं, बादल भी प्रेम पूर्वक प्रसन्नता उसमें छा जाती है। मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झड़ते हैं, और वे अपने प्रेमोन्माद को प्रकट करने के लिए क्या करते हैं। देखो वन है, उपवन है, गिरी है, देखिए वन है, उपवन है, पहाड़ है, पर्वत की जो समतल भूमि है, शानु कहते हैं पर्वत की समतल भूमि, और कुंजू में मेघ बरस पड़ते हैं आदि घनघोर रूप से जो है वो वर्षा करने लगते हैं, बहुत प्रेम से प्रसन्न होकर वो वर्षा करने लगते हैं। और इस प्रेम लीला को देखकर पथि भी क्या हो जाता है, भाव विभोर हो जाता है, आत्म प्रलय उसमें आ जाती है, और उसकी आंखों से भी आंसू झरने लगते हैं। पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरि नभ किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई ये मधुर कहानी विश्व मनोहारी विमोहनहारी। तो देखिए यहाँ पर पति कहता है कि हे प्रिय, प्रकृति के इस मधुर वातावरण में चारों ओर एक प्रेम की कहानी चल रही है, चारों ओर एक प्रेम की कथा चल रही है जो मनोहारी है, मन को मुग्ध करने वाली है। इस तुम सागर की लहरों में, इसे तुम सागर की लहरों में, सागर के तट पर, तिनकों पर, पेड़ों पर, पहाड़ों में, और तारे से सजे हुए आकाश में, सूर्य की किरणों में, और बरसते हुए बादलों में इस प्रेम कहानी को तुम पढ़ सकते हो। कैसी मधुर मोहर है, उज्ज्वल है ये प्रेम कहानी। ये प्रेम कहानी सारे संसार को मोहित करने वाली है। कैसी उज्ज्वल, मनोरम और मधुर, मंदिम गति से सौंदर्य जो जिसका बरसता है, मनोरम और उज्ज्वल ये कहानी है। और जी है अक्षर बन इसके बनूं विश्व की वाणी, और इसे देखकर मेरा मन करता है कि इसे मैं अपने शब्दों के माध्यम से व्यक्त करूं, और स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुख कर, और उसे सारा संसार सुने, और प्रकृति में हमेशा स्थिर पवित्र और आनंद को प्रवाहित करने वाली शांति छा जाए। और हाँ, प्रेम का राज्य परम सुंदर, अतिशय सुंदर, और पूरी प्रकृति में प्रेम का जो साम्राज्य है वो स्थापित हो जाए, क्योंकि प्रेम का साम्राज्य अति सुंदर होता है, बड़ा सुंदर होता है। ठीक है, समझ में आई होगी पूरी की पूरी बात। चलिए मैंने यहाँ पर 11th क्लास का 3rd चैप्टर जो है वो करवा दिया है, आरोह भाग प्रथम का अपन ने व्याख्या यहाँ पर कर ली है, अर्थ मैंने इसका समझा दिया है, कवि परिचय इसमें अपना हो चुका है। क्वेश्चन आंसर्स बचे हैं वो हम कभी किसी और दिन जो है वो करेंगे। चलिए पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा, फिर भी समझ में नहीं है एक बार वीडियो को रिमाइंड जरूर कर लीजिएगा। फिर भी कोई समस्या रहती है तो आप बेझिझक जो है हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट का जवाब आपको तुरंत ही दिया जाएगा, उसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। हमारा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाकर आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर जो भी आपको सामग्री चाहिए वहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाएगी, कमेंट के माध्यम से आपको सामग्री मंगवानी पड़ेगी, उसी हिसाब से सामग्री आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं।
और इसके अलावा मैं बात करूँ तो मुख्य पेज पे जाके आप मुझे जो है इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक का मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो इस प्रकार के वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में।